स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम ट्रांजिस्टर की बाकी कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछले लेक्चर्स में इस बात को एस्टेब्लिश किया है कि ट्रांजिस्टर को तीन कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर कनेक्ट किया जाता है, जिनमें से कॉमन एमिटर विच इज मोस्ट वाइडली यूज्ड पहले हमने। आज हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल, IV कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसके साथ साथ हम कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन और इन तीनों का एक जो कंपैरिजन है डिस्कस लेक्चर। वन बाय वन हम इन कॉन्फ़िगरेशंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि इस कॉन्फ़िगरेशन में बेस को कॉमन कर दिया जाता है इनपुट, और इसमें बेस कॉमन होती है, बल्कि है वो ग्राउंड टर्म। सर्किट डायग्राम हम बनाते हैं। पहले मैं आपके साथ जब बेस को कनेक्ट कर रहे होते हैं, बेस जो है that is common for an NPN transistor. We will discuss again case study है that is on NPN, और आपको है कि एरो वाली जो साइड है A वेक्टर होती है, इसकी साइड that is sorry, जो एरो वाली जो साइड है that is emitter, और जो साइड है that is। तो इसमें configuration such that कि इस टर्मिनल को कॉमन कर दिया जाता है which is base, और फिर को हम आउटपुट देते हैं। एमीटर को हम इनपुट सप्लाई करते हैं, वो सप्लाई करते हैं, और कलेक्टर से हम। अब हम इस कॉन्फ़िगरेशन का सर्किट डायग्राम डिस्कस। the circuit diagram of this configuration. उसमें हम आपको पता है कि लूप में बैटरीज कनेक्ट करते हैं, और साथ ही साथ हम में is connected at emitter terminal, और as you know that this is transistor और base emitter junction को फॉरवर्ड बाइस होना चाहिए। अब आप एस्टेब्लिश कर चुके हैं बैटरी का जो टर्मिनल है that will be connected, positive terminal जो that will be connected and simultaneously grounded. This is loop 1 और इनपुट लूप। इनपुट क्योंकि बैटरी का हाई साइड जो है वो के साथ कनेक्टेड है, और इसका जो ग्राउंड है टर्मिनल है वो पॉजिटिव बन चुका है, इसलिए और वो बेस के साथ कनेक्टेड है। बैटरी को हम रिकॉग्नाइज करेंगे, और यहाँ पर हम उसी तरह से कलेक्टर के ऊपर एक लिमिट टाइप कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम फंक्शन को फर्स्ट वाइज कर रहे हैं कि एन टाइप कलेक्टर जो था वो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया जाएगा, और बैटरी के नीचे बेस को हम और बेस कॉमन इन बोथ एज यू कैन सी, और है कहते हैं से हमने आउटपुट लेनी है। और ये जो आर के साथ कनेक्टेड है रेजिस्टेंस, हम इसको RE कह देते हैं, और जो कलेक्टर के साथ कनेक्टेड है उसको RC कह देते हैं। लूप 1 का जो करंट होगा दैट करंट वुड बी
Now, since it is an electronic current, हम electronic current की बात कर रहे हैं, तो ये कुछ इस तरह से फ्लो करेगा और इसका नाम होगा IE। और इसी तरह से जो हमारा है आउटपुट लूप का जो करंट है, दैट वुड बी IC। अब हम इसकी इनपुट और आउटपुट लूप का सर्किट एनालिसिस अगर डिस्कस करें, फॉर सर्किट एनालिसिस फॉर इनपुट for loop 1 for input, that is loop 1। इस सर्किट में अगर हम वैसे ट्रांजिस्टर के करंट की बात करें तो ट्रांजिस्टर का करंट जो है वो IE = IB प्लस IC के बराबर होता है। लूप 1 के लिहाज से IB तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, IB is not acting actually, तो IB जो है that would go। अगर IB 0 है तो इन इक्वेशन 1 means that IE जो है वो ऑलमोस्ट IC के बराबर है। जो इसका इनपुट करंट है तो अब IE है, और इसका जो आउटपुट करंट है इस सर्किट का आउटपुट करंट जो है वो IC है। उसका मतलब है कि इनपुट करंट जो है वो आउटपुट करंट के बराबर है। के साथ एक और इंफॉर्मेशन दी वो ये कि इनपुट और आउटपुट करंट की जो रेशो है इस केस में उसको हम अल्फा कहते हैं, और क्योंकि ये DC बाइसिंग है तो ये अल्फा DC हो जाएगी, और दैट इज द रेशो ऑफ आउटपुट करंट टू इनपुट करंट। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने कॉमन इमीटर में हमने डिस्कस की थी, और इसको हम कह देंगे दैट इज IC/IE, और ये रेशो ऑलमोस्ट 1 के बराबर होती है। प्रैक्टिकली या कमर्शियली जो अल्फा होता है ट्रांजिस्टर्स का, दैट अल्फा इज varies from alpha varies from around 0.98 to 0.998, something like that। तो इस सूरत में आउटपुट करंट जो है दैट इज अल्फा DC टाइम्स इनपुट करंट, और बहुत स्लाइट सा डिफरेंस होता है इनमें। तो तकरीबन हम इसको बराबर ले लेते हैं थ्योरेटिकल पर्पस के लिए, लेकिन बाज़ जगहों पे जहाँ पे हम करंट गेन की बात कर रहे होते हैं वहाँ पर हम इस अल्फा की ये जो पॉइंट्स में वैल्यू है इसको हम डिस्कस करते हैं, and we say that it is affecting the output current in terms of that it is being multiplied by some value in points, जैसे 0.98 या 0.998। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। ओके, अब हम लूप 1 की बात करते हैं। तो लूप 1 में अगर हम इफ वी अप्लाई KVL टू लूप 1, if we apply KVL to loop 1, इसमें जो इनपुट बैटरी है दैट इज VEE, इनपुट बैटरी इज VEE, equal to V2E या VE जो कि मीटर रेजिस्टर के अक्रॉस थी,
और VB2E और VB2E फॉरवर्ड बाइस केस में ये जंक्शन जो होता है ये 0.7 वोल्ट बिकॉज दिस इज सिलिकॉन रेजिस्टर के बराबर होता है। और अगर हम इसको कंसिडर करें तो हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं। इसके अलावा सिंस VE जो है ये वोल्टेज ड्रॉप है रजिस्टर RE के क्रॉस, तो इनपुट करंट को हम अगर हमें पता हो तो हम RE की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो तभी हमें ये VE पता चल जाएगा। इसी तरह से हम इनपुट करंट को यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं, विच इज अगर हमें वोल्टेज ड्रॉप पता हो तो हम यहाँ से भी इसको फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि डीसी बैटरी तमाम किस्म की कॉन्फ़िगरेशंस में जो इनपुट लूप पे लगी होती है इट शुड बी ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट। इसकी वैल्यू 0.7 वोल्ट से बड़ी होनी चाहिए क्योंकि तभी ये इस जंक्शन को ड्राइव कर सकेगी, जो कि पीएन जंक्शन डायोड की कैरेक्टरिस्टिक होती है। अच्छा, इसी तरह से हम इसकी आउटपुट लूप को अगर देखें, कंसिडर इट्स आउटपुट लूप which was actually loop 2. So in output loop ये दूसरी तरह से बिहेव करेगी जैसे कलेक्टर था, जैसे कॉम्पीमीटर में करती थी। पर सिर्फ ये है कि यहाँ पर बेस पे कॉमन है और बेस 0 वोल्ट पर है, बेस इज एट 0 वोल्ट। So let me make this output loop again. This is collector, this is emitter, this is base, and this is an NPN transistor. NPN transistor. This is VCC. This is RC. Circuit current is IC. That is electronic current. और इसमें बेस जो है that is grounded. It means कि ये 0 वोल्ट पर है। अब हम इसके ऊपर KVL अगर अप्लाई करें, if you apply KVL to this circuit, जो voltage law to loop 2, that is our loop 2. तो अगर किरचॉफ वोल्टेज लॉ हम अप्लाई करें तो इसमें जो अप्लाइड बैटरी है VCC, that is equal to VC which is across RC plus VC to V, यानी कलेक्टर से बेस की तरफ। दूसरा इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कलेक्टर से बेस की तरफ होगा, यानी यहाँ पर होगा VC to V और यहाँ पर होगा VC। और VC जो है उसको हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग IC/RC, और IC को हम फाइंड कर सकते हैं अल्फा अगर हमें पता हो और IE पता हो तो हम वहां से भी इसको फाइंड कर सकते हैं। और VC to V जो है ये एमिट चूंकि कलेक्टर से बेस की तरफ है, अगर मैं VC to V की बात करूं तो ये कलेक्टर से बेस की तरफ, यानी कलेक्टर से बेस के दरमियान जो पोटेंशियल ड्रॉप है ये वो है। और इसको प्रिसाइजली हम कलेक्टर के ऊपर जो पोटेंशियल ड्रॉप है और जो बेस पे पोटेंशियल ड्रॉप है, तो इट मीन्स के हम चूंकि बेस के ऊपर जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो 0 है, तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू एक्चुअली VC ही के बराबर है।
तो ये इसका सर्किट एनालिसिस है। इट इज अ वेरी अंडरस्टैंडेबल, इसको समझना नहायत आसान है, बहुत ही आसान इक्वेशंस हैं। ओके, और साथ ही हम इस सर्किट को डिस्कस करते हैं इसकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से। आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आपको पता है कि चूंकि इसमें दो डायोड्स हैं तो दोनों के आईवी कर्व हम प्लॉट करेंगे। और जो इनपुट है दैट इज बेस, उसको हम बेस कैरेक्टरिस्टिक, बेस कर्व कहेंगे। यहाँ पर ये बेस कर्व नहीं है, यहाँ पे हम इसको, ये एमीटर कर्व है एक्चुअली, और वी विल कॉल इट इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स रादर। इसके दो तीन नाम होते हैं, बेस कैरेक्टरिस्टिक्स, कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, इन आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, बेस कर्व, कलेक्टर कर्व्स, ये तीनों नामों से इनको पुकारा जाता है। तो बाकी कॉन्फ़िगरेशन में इनको आमतौर पे इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जाता है, लेकिन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में से हम बेस कैरेक्टरिस्टिक्स और बेस कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स या बेस कर्व्स और कलेक्टर कर्व्स भी कहते हैं। नॉर्मली ये इनपुट, जो इनपुट साइड के ऊपर है, ये वो वाला डायोड है, और इस डायोड में बेस टू एमीटर जंक्शन की बात हो रही है, यानी कि दैट इज द डायोड व्हिच इज एक्टिंग। तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगी वो बेस टू मीटर जंक्शन की होगी, और करंट इसका इनपुट करंट होगा जिसका नाम आई है। और बिल्कुल उसी तरह से जैसे फॉरवर्ड वाइस डायोड काम करता है, ये 0.7 वोल्ट के ऊपर एग्जिस्ट करता होगा। अच्छा, अब आपको पता है कि जब ये डायोड फॉरवर्ड बाइस था, बेस टू मीटर जंक्शन फॉरवर्ड बाइस था, तो उस वक्त जो लूप 2 थी उसमें जो ट्रांजिस्टर में जो पोटेंशियल ड्रॉप था उसको हम लेते हैं बेसिक कलेक्टर की तरफ, यानी पूरा ट्रांजिस्टर जो है वो लूप 2 में कनेक्टेड हमें नजर आता है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जब लूप 2 में एक मखसूस वोल्टेज रन कर रही थी, कुछ भी, कोई भी वोल्टेज हो सकती है, वो 6 वोल्ट हो सकती है, 8 वोल्ट, 2 वोल्ट, जो भी आपने जिस तरह से भी उस सर्किट को आपने डिजाइन किया हुआ है, तो उस एक मखसूस वोल्टेज के ऊपर ये कर्व डेवलप हो रहा है। और इसी तरह से अगर हम इस वहां पर अप्लाइड बैटरी चेंज कर दें या आरसी की वैल्यू चेंज कर दें, तो ये पोटेंशियल ड्रॉप जो ट्रांजिस्टर में बनने वाला पोटेंशियल ड्रॉप है वो भी तब्दील हो जाएगा। तो फिर हमें यहाँ पर एक और कर्व हासिल हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल। लेकिन वो सारे जो हैं वो 0.7 के ऊपर ही बनेंगे, क्योंकि बेस टू मीटर जंक्शन तमाम के लिए से, यानी कि ये फर्ज किया मैंने कि ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, और ये बी सी बी की कोई भी वैल्यू हो सकती है, 4 वोल्ट। तो इस तरीके से मीन्स के जब हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर रहे होते हैं तो उस वक्त आउटपुट लूप में बनने वाला जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसको हम कांस्टेंट कंसिडर कर लेते हैं, और उस वैल्यू के ऊपर हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। इसी तरह से अगर हम इसकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करें, याद रखिए कि ये कॉमन बेस है, तो इसमें आउटपुट साइड के ऊपर पूरा ट्रांजिस्टर चूंकि कनेक्टेड है, आउटपुट साइड पर पूरा ट्रांजिस्टर कनेक्टेड है, और ये कलेक्टर है, ये एमीटर है, और ये बेस थी। और बेस चूंकि कॉमन थी, इसलिए आउटपुट लूप, अगर हम आउटपुट लूप की बात करेंगे तो आउटपुट लूप में एक तो आरसी के क्रॉस वोल्टेज है, और दूसरी जो वोल्टेज है वो बेस से कलेक्टर के क्रॉस है। इसलिए हमने यहाँ पर इसको बेस, बल्कि कलेक्टर से बेस, क्योंकि बेस आपकी जो है वो ग्राउंड है, इसलिए हमने यहाँ पर ये वाली वोल्टेज कंसिडर की है आउटपुट लूप में, क्योंकि हम ट्रांजिस्टर या डायोड के क्रॉस करने वाली वोल्टेजेस का आपस में मौजना कर रहे हैं या कंपैरिजन कर रहे हैं, इसलिए। सो अगर हम अब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगी ये जो आउटपुट लूप है इसमें, और यहाँ पर डायोड जो है
उसमें जो करंट है वो IC के बराबर है और डायोड के क्रॉस जो वोल्टेज है वो VCB के बराबर है, यानी कि बेस टू कलेक्टर जंक्शन जो था, ये वाला जंक्शन, कलेक्टर टू बेस जंक्शन, ये वाला जंक्शन इसमें सर्किट में कनेक्टेड था। और इसमें भी हम उस वक्त जब IE एक मखसूस वैल्यू पर है तो वी कैन ड्रॉ दीज कर्व्स, और ये चूंकि रिवर्स वाइज जंक्शन माना जाता है इसलिए हम इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो रिवर्स वाइज की तरह होती हैं, लेकिन करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि कलेक्टर जो है वो काफ़ी डोप होता है और कलेक्टर करंट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये इस तरीके से डिफरेंट कर्व्स हम हासिल कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे हमने कॉमन एमिटर के लिए डिस्कस किया, और हर एक जो है वो डिफरेंट IE वैल्यू के ऊपर होगा। सिर्फ एक फ़र्क है इसके अंदर, इसमें और कॉमन एमिटर में, ये कॉमन बेस की मैं बात कर रही हूँ। कॉमन बेस में जब IE इनपुट करंट पीछे से ऑफ कर दिया जाए, यानी IE को 0 कर दिया जाए, तो उस वक्त कलेक्टर करंट भी 0 हो जाता है। और जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि इस कर्व के ऊपर हम 3 रीजन्स ऑफ ऑपरेशंस डिफाइन कर सकते हैं, जिनमें से ये जो रीजन है ये वाला, ये रीजन सैचुरेशन रीजन कहलाता है, रीजन कहलाता है। अच्छा, और इसमें क्या है कि ये जो नीचे वाला रीजन है ना, ये वाला, यानी ये कलेक्टर करंट इसमें, इफ आई कंसीडर कलेक्टर करंट, ये IE की वैल्यू 0 है, गौर कीजिए IE की वैल्यू यहाँ पर 0 है। ये जो रीजन है, दिस इज नोन एज कट ऑफ रीजन। ये वो रीजन है जिसमें इनपुट बंद कर दी गई है पीछे से और आउटपुट लूप सिर्फ चल रही है, आउटपुट लूप की बैटरी ऑन है और उसमें जो फिर IC है वो भी तकरीबन 0 है। तो ये एक बड़ा वेल डिफाइंड कट ऑफ रीजन होता है कॉमन बेस में। जब मैंने कॉमन एमिटर डिस्कस किया था, मैं वो भी यहाँ बना देती हूँ, उस वक्त ये बात वहाँ पर आपको समझाने के लिए मैंने उसका भी रीजन नीचे ही शो किया था। बट कॉमन एमिटर में एक्चुअली ये रीजन कहाँ होता है ये मैं बता देती हूँ आपको। कॉमन एमिटर जो है उसमें VIC और VC to E के दरमियान ये बन रहा होता है ग्राफ, और उसमें ये रीजन ऊपर होता है, एक्चुअली ये नीचे नहीं होता, कट ऑफ रीजन। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में जब IE 0 कर दिया जाता है, आप कह रहे हैं IE जब 0 कर दिया जाता है, उस वक्त भी माइनर सा करंट होता है उसमें पॉजिटिव साइड के। ये जो नेगेटिव साइड में करंट है ना, यानी कि ये जो पोर्शन है ये रिवर्स करंट को शो कर रहा है, इनके माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से। यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर्स और जो भी करंट है वो दैट इज स्लाइटली ग्रेटर एंड लिटिल बिट, आप कह लें कि इसकी जो कर्व है वो थोड़ी सी स्लोप ले रही होगी, इसकी जरा स्लोप कम होती है, इसमें स्लोप तमाम ही की स्लोप जो है ना वो कम होती है ऑलमोस्ट, बिल्कुल ये ऐसे हॉरिजॉन्टल सा बन रहा होता है, और इसमें जरा स्लोप डेवलप हो रही होती है जरा ज्यादा प्रोमिनेंट ऐसी करके। स्लोप को फिर हम डिस्कस करेंगे, इसका बहुत रोल है इसकी एप्लीकेशन में। अच्छा, अब आई बी यहाँ पे था, IB को हमने 0 लिया था, तो ये रीजन डेवलप होता है यहाँ पर, ये वाला रीजन, इस रीजन को कट ऑफ रीजन कहा जाता है। दिस इज कट ऑफ रीजन इन कॉमन मीटर, और चूंकि इसमें स्लोप भी डेवलप हो रही होती है थोड़ी सी, इसलिए ये रीजन जो है ना निस्बतन इतना वेल डिफाइंड नहीं होता जितना ये है। ये क्योंकि इसमें IC बिल्कुल 0 है, ऊपर वाला पोर्शन आप देख लें बिल्कुल स्टेबल है और उसमें कोई स्लोप नहीं है, और इसलिए इस रीजन को कॉमन बेस का जो कट ऑफ रीजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। इसको ये बड़ा वेल डिस्टिंक्ट रीजन है, वेल डिफाइंड रीजन है, और इसलिए ये जो रीजन होता है ना कट ऑफ रीजन,
ये कॉमन बेस का, ये स्विचिंग जब आप ऑन ऑफ करवाना होता है सर्किट को किसी को आपने ट्रांजिस्टर की मदद से, तो ये स्विचिंग पर्पस के लिए ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन बहुत सूटेबल कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन जो कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये इतनी सूटेबल नहीं है, इसका कट ऑफ रीजन इस्तेमाल नहीं किया जाता। लास्ट लेक्चर में आपको ये बताया था कि ये तीनों रीजन जो हैं, ये जो सबसे स्टेबल रीजन है ये एक्टिव रीजन है, इसमें ट्रांजिस्टर एम्पलीफिकेशन का काम करता है। और ये जो सैचुरेशन और कट ऑफ रीजन हैं, इनमें ट्रांजिस्टर स्विचिंग का काम करता है। यानी कि किसी सर्किट को ऑन ऑफ करता है, या स्विचिंग का मतलब ये है कि जब वो ऑफ है तो उसको हम 0 बिट करार दे सकते हैं, जब वो ऑन है तो उसे हम 1 बिट करार दे सकते हैं। तो ये बाइनरी डिजिटल सर्किट की बेस है, जिसमें बिट्स जो हैं वो करंट की और वोल्टेज की शक्ल में आगे जा रही होती हैं। जो ट्रांजिस्टर जो है जब एज अ स्विच काम करता है तो ये लॉजिक सर्किट या डिजिटल सर्किट डेवलप करता है, इससे बनते हैं। तो ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसका स्विचिंग एक्शन। तो इसके दो एक्शन हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एम्पलीफिकेशन और स्विचिंग। तो पहले हम एम्पलीफिकेशन को डिस्कस करेंगे, लेकिन क्योंकि इसके रीजन्स को डिस्कस कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर ये बताना जरूरी है कि कौन सा रीजन किस एप्लीकेशन में इस्तेमाल होता है। तो कट ऑफ रीजन जो है, और कट ऑफ रीजन का मतलब ये है कि पीछे से इन बंद कर दी गई है, सिर्फ आउटपुट पर चलने वाली जो बैटरी है सिर्फ वो बैटरी काम कर रही है और सिर्फ आउटपुट लूप काम कर रही है। इसको हम कट ऑफ रीजन कहते हैं। और इस रीजन के अंदर दोनों ही डायोड्स जो होती हैं, यानी बेस टू मीटर और जो दूसरा डायोड है आउटपुट पे बेस टू कलेक्टर या कलेक्टर टू मीटर, ये दोनों ही जंक्शन बेस टू कलेक्टर जंक्शन ऑलरेडी रिवर्स बाइस होता है और कट ऑफ रीजन के अंदर बेस टू मीटर जंक्शन भी रिवर्स बाइस कर दिया जाता है, यानी कि बंद कर दिया जाता है पीछे से। और सैचुरेशन रीजन वो रीजन होता है जिसमें बेस टू मीटर जंक्शन भी फॉरवर्ड बाइस है और बेस टू कलेक्टर जंक्शन भी फॉरवर्ड बाइस है, यानी दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बाइस हैं। करंट इंतहाई कम होता है लेकिन सैचुरेशन की तरफ जा रहा होता है, बढ़ रहा होता है। और लेकिन जो कलेक्टर टू मीटर वोल्टेज है वो इंतहाई कम होती है। तो सैचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन ये दोनों स्विचिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, और एक्टिव रीजन जो होता है ये एम्पलीफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से ये डिफरेंस यहाँ पर मेंशन करना जरूरी था आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। अच्छा, अब अगर हम ये जो आई वी कैरेक्टरिस्टिक हैं, आपको पता है बाय ओहम लॉ इनकी जो, अगर हम आई और वी का ग्राफ प्लॉट करें तो वो जो ग्राफ की जो इनवर्स स्लोप है ये रेजिस्टेंस के बराबर होती है। यानी कि अगर मैं वी ओवर आई प्लॉट करूं, यहाँ से कैलकुलेट कर लूं इस कर्व से, तो ये मुझे बताएगी आर, इस सर्किट की रेजिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देगी। तो चूंकि ये डायोड है तो ये डायोड की इंटरनल रेजिस्टेंस है बेसिकली। तो डायोड की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, यहाँ पे दो डायोड होते हैं और उसको हम इनपुट भी इम्पीडेंस भी कहते हैं और रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इम्पीडेंस का इस लफ्ज तब इस्तेमाल किया जाता है जब इसके ऊपर कोई तखसीस ना हो, मतलब कोई डिफरेंशिएशन ना हो कि डीसी बैटरी है या एसी है या दोनों काम कर रहे हैं, तब हम इम्पीडेंस का वर्ड यूज कर रहे होते हैं। अमूमन जब हम एसी से इसको सर्किट को रन करते हैं तो हम इम्पीडेंस का वर्ड यूज करते हैं। अदरवाइज ये इनपुट रेजिस्टेंस या इन आउटपुट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड्स कहलाएंगी। तो इस आईवी कर्व की अगर हम स्लोप ले लें और स्लोप का इन्वर्स ले लें तो वो हमें रेजिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देगी। और स्लोप आपको पता है कि जितनी हॉरिजॉन्टल होगी, जितनी हॉरिजॉन्टल होगी इनवर्स उसका उतना ही आप कह लें कि इनवर्स उसका ग्रेटर होगा। यानी कि स्लोप जीरो की तरफ जा रही है लेकिन इनवर्स उसका जो है इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। सो इट मीन्स के एक्टिव रीजन की, अगर हम एक्टिव रीजन में स्लोप कैलकुलेट करें तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस हमें मिलती है आउटपुट लूप में। और इनपुट लूप की अगर बात करें, इफ यू टॉक अबाउट इनपुट लूप, तो इनपुट लूप में ये देख लीजिए यहाँ पर बहुत ज्यादा वर्टिकल है, इसका मतलब है स्लोप नाहित कम है। तो इसका मतलब है कि जब हम इसका इनवर्स कैलकुलेट करेंगे तो वो जीरो की तरफ जाएगा, यानी रेजिस्टेंस इंतहाई कम होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसका मतलब है कि जो आपकी इनपुट लूप है, इनपुट लूप में इनपुट रेजिस्टेंस होगी, यानी बेस टू मीटर जंक्शन के क्रॉस डायोड की इनपुट रेजिस्टेंस होगी इज वेरी लो, जो कि इस कर्व से हमें पता लगेगी।
और ये तकरीबन आप कह लें कि ये 10 से, इसको आप कह सकते हैं that it is around 10 to 20 ohm. It is around 10 to 20 ohm. और जो दूसरी है आउटपुट रेजिस्टेंस है that is around much greater. It is of the order of kilo ohms. ठीक है, तो ये 10 से 20 ओहम के दरमियान होती है। और जो आउटपुट रेजिस्टेंस है जो कि कलेक्टर कर्व से हमने उसको हमने जज किया है, उसके एक्टिव रीजन के अंदर आउटपुट रेजिस्टेंस जो है इज वेरी हाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यानी कि ऑफ द ऑर्डर ऑफ किलो ओहम, 100 किलो ओहम होगी, इस तरीके से होगी। तो इसका एक और नाम भी होता है, यानी कि अगर हम इसको एम्पलीफिकेशन एक्शन चूंकि एसी सिग्नल्स पे होता है तो यहाँ पर एसी पे हम कनेक्ट कर देते हैं, उस सूरत में हम कहते हैं कि इनपुट इम्पीडेंस इज लो और आउटपुट इम्पीडेंस इज हाई, आपको ये पता है कि रेजिस्टेंस जितनी बड़ी होगी उतना ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप ले जाएगी, क्योंकि वोल्टेज वो तवानाई है जिसने रेजिस्टेंस को ओवरकम करना है, तो जितनी बड़ी रेजिस्टेंस उतना ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप। तो इसका मतलब है कि इनपुट लूप में लेस वोल्टेज ड्रॉप होगा, ओवरऑल लेस वोल्टेज ड्रॉप होगा, जबकि आउटपुट लूप में हाई वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो ये आपको नजर आ रहा है कि ये बिल्कुल एम्पलीफिकेशन एक्शन हो रहा है, बेसिकली यहाँ पे वोल्टेज एम्पलीफिकेशन भी हो रही है। पहले तो हम करंट की बात करते रहे ना, और हमने कहा कलेक्टर का करंट बहुत हाई होता है क्योंकि कलेक्टर हाईली डोप होता है, इसलिए करंट एम्पलीफिकेशन हो रही होती है। इसी तरह से थोड़ा सा बेस करंट ज्यादा कलेक्टर करंट को जनरेट कर रहा होता है। लेकिन अगर आप वोल्टेज की बात करें तो अब आप देख लें कि जब हमने कॉन्फ़िगरेशन बनाई है उसकी, उस वक्त हमने देखा कि इनपुट रेजिस्टेंस यानी कि डायोड की इंटरनल रेजिस्टेंस लो थी और आउटपुट रेजिस्टेंस उसकी हाई थी। तो इसका मतलब है कि एक तरफ वोल्टेज ड्रॉप कम हो रहा है और दूसरी तरफ उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा हो रहा है, इसे वोल्टेज एम्पलीफिकेशन का अमल कहते हैं। अच्छा, अब ये जो इफेक्ट है ये कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन में भी होता है और कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में भी होता है, दोनों कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर होता है। इस इफेक्ट के अंदर इसका मतलब है कि दोनों ही एम्पलीफिकेशन कर सकते हैं वोल्टेज की, जिसमें एक साइड पे कम वोल्टेज ड्रॉप है और दूसरी साइड पे हाई वोल्टेज ड्रॉप है। फर्क सिर्फ इतना है कि कॉमन बेस एम्पलीफिकेशन जो है उसमें अगर आप गौर कीजिए तो when we have a comparison of the impedance for common base and common emitter, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बात मैंने की थी कि इसकी जो स्लोप है वो कम होती है, ये ज्यादा हॉरिजॉन्टल होता है, जबकि कॉमन मीटर की जो स्लोप है वो कदरे ज्यादा होती है। इसका मतलब है कि इसकी जो रेजिस्टेंस है वो इससे कम होगी, इनपुट रेजिस्टेंस कॉमन बेस से। तो कॉमन मीटर की जो इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस होती है वो होती है, लेकिन कॉमन बेस की निस्बत वो कम होती है, मीडियम आप कह लें। तो ये दोनों में बड़ा मेजर फर्क है कि कॉमन मीटर में ये जो है वो ये दोनों इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंस होती हैं ये मीडियम लेवल की होती हैं, ना कम होती हैं ना ज़्यादा होती हैं। लेकिन कॉमन बेस के अंदर जो है वो इन आउटपुट इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये तकरीबन तकरीबन ये इसमें स्टीपीनेस नहीं होती है, तकरीबन हॉरिजॉन्टल होता है। तो ये इन्फिनिटी की तरफ ये रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है, बल्कि मेगा ओम में होती है, किलो से लेकर ये मेगा ओम ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेगा ओम भी होती है। तो इसका मतलब है ये बहुत ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप ले जाएगी। अच्छा, अब दोनों केसेस के अंदर जो थी वो ये सिचुएशन थी और इसे वोल्टेज एम्पलीफिकेशन की हम बात कर रहे थे। अब जरा देखें, इसका मतलब है कि ये जो आप हमारी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है
ये बहुत ही अच्छी से वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन भी कर सकती हैं, दोनों कर सकती हैं, कॉमन मीटर भी और कॉमन बेस भी। लेकिन अब हम थोड़ा सा कॉमन बेस को डिस्कस करते हैं। कॉमन मीटर को हम बाद में तफसीली तौर पे डिस्कस करेंगे, लेकिन उनका कंपैरिजन जब बताएंगे तो आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन करंट और वोल्टेज के साथ क्या कर सकती है। इनपुट करंट आउटपुट करंट के तकरीबन बराबर था, ये बात हमने पहले डिस्कस की। आई सी थेरेटिकली ये आपस में तकरीबन बराबर हैं, प्रैक्टिकली ये 0.98 का फर्क होता है, तकरीबन अल्फा नहीं होता है इसका, तकरीबन बराबर है। इसका मतलब है कि यहाँ पर करंट एम्प्लीफिकेशन बहुत लो है, करंट एम्प्लीफिकेशन नहीं हो रही। हम इसको लो करंट एम्प्लीफिकेशन कह सकते हैं, बट करंट एम्प्लीफिकेशन एक्चुअली डज नॉट हैपन। तो करंट एम्प्लीफाई नहीं कर सकता ये, नॉट पॉसिबल। लेकिन जो इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंस का जो ताल्लुक है आपस में, उसके हिसाब से हम देखें तो इनपुट लूप में वोल्टेज ड्रॉप कम है, और आउटपुट जो हाई आउटपुट इम्पीडेंस होने की वजह से यहाँ पर आउटपुट के ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप है ये बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि ये बहुत अच्छा वोल्टेज एम्पलीफायर होता है। वोल्टेज एम्पलीफिकेशन इज वेरी हाई। सो अब आपने देख लिया कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये करंट वोल्टेज एम्पलीफिकेशन नहीं कर सकती, करंट एम्पलीफायर नहीं बन सकती, लेकिन वोल्टेज एम्पलीफायर ये बन जाता है। कॉमन मीटर का इससे ये फर्क है कि कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन दोनों काम कर सकती है, वो करंट एम्पलीफिकेशन भी कर सकती है, पावर एम्पलीफिकेशन भी कर सकती है, वोल्टेज एम्पलीफिकेशन भी कर सकती है। तो इसीलिए कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। लेकिन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की बेहतरीन एप्लीकेशन ये है कि ये स्विचिंग एक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, स्विच बनाने के लिए, और इसके साथ साथ ये वोल्टेज एम्पलीफायर होता है। अब मैं आपको इसका एम्पलीफिकेशन एक्शन डिस्कस आपसे करना चाहूँगी कि किस तरह से हम एम्पलीफिकेशन एक्शन को डिटरमिन करते हैं। एक्शन ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, उससे आपको आइडिया होगा कि किस तरह से वोल्टेज एम्पलीफिकेशन हो रही है। और जब हम इसके एम्पलीफिकेशन के अमल को डिस्कस करेंगे तो हम सिर्फ इस पर एसी बैटरी लगाएंगे। ये देखिए, और आर सी का नाम हमने लोड रेजिस्टर रख दिया, और जो एमीटर के ऊपर लगी हुई है उसका नाम हमने आर आई रख दिया। ओके, दिस वाज एनपीएन ट्रांजिस्टर। बल्कि यहाँ पर हम इसको एसी बैटरी से रन करेंगे। यस, नॉट डीसी, वी विल रन इट विद एसी। मतलब ये सारा जो सर्किट है ये सिर्फ एसी बैटरी, एक ही एसी बैटरी से रन हो रहा है। जस्ट आपको समझाने के लिए, सपोज यहाँ पे 200 मिली वोल्ट का सिग्नल है, इंतहाई छोटा सिग्नल यहाँ पर हमने इनपुट पे दिया। अच्छा, अब इस सर्किट के अंदर जो करंट होगा वो एसी करंट होगा, और हम उसको स्मॉल सबस्क्रिप्ट से शो करते हैं इनपुट करंट, और यहाँ पर जो आउटपुट करंट है वो लोड का करंट है, और यहाँ से हम आउटपुट ले रहे हैं।
यानी हमें एम्पलीफाइड वोल्टेज सिग्नल यहाँ से मिलेगा। तो अगर हमने इस सर्किट का करंट लेना है तो इस सर्किट में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो यहाँ पे होगा। और सपोज हमारी जो आर आई है ये हम इसको कह देते हैं ये 20 ओम है और लोड ज़्यादा लगाया जाता है, बड़ा लगाया जाता है क्योंकि इसमें ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप लेना होता है। ये 5 किलो ओम है। इधर ज़्यादा बड़ी बैटरी की जरूरत नहीं है क्योंकि सिग्नल ही मिली वोल्ट्स में है, इसलिए यहाँ पर इनपुट लूप में छोटी बैटरी लगाई, छोटी रेजिस्टेंस लगाई जाएगी और आउटपुट लूप में बड़ी रेजिस्टेंस लगाई जाएगी क्योंकि उसमें ज़्यादा वोल्टेज संभालनी है। ओके, तो अगर मैं इनपुट लूप की बात करूँ और इनपुट लूप की अगर बात करूँ तो वहाँ पर आई ई जो है वो वी आई ओवर आर आई के बराबर है, जो कि 200 मिली वोल्ट है और यहाँ पर 20 ओम है और करंट हो जाएगा 10 मिली एम्पियर। अब ये आपको पता है कि ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसके लिए आई और लोड करंट बराबर होंगे आपस में क्योंकि आई ई और आई सी बराबर थे। तो इसका मतलब है कि लोड करंट भी 10 मिली एम्पियर है। तो लोड वोल्टेज कितनी होगी? लोड वोल्टेज वुड बी आई एल आर एल, that is 10 milliampere into 5 kilo ohm, it would be 50 volts। तो अब आप देख लें 200 मिली वोल्ट से हमने 50 वोल्ट जनरेट कर ली। 200 मिली वोल्ट से आपने 50 वोल्ट जनरेट कर ली है। दिस इज एम्पलीफिकेशन एक्शन। और इसमें हम फिर वोल्टेज गेन, एम्पलीफायर्स के गेन होते हैं, तो वोल्टेज गेन अगर हम कैलकुलेट करें तो वोल्टेज गेन को ए वी के नाम से हम डिनोट करेंगे। दैट इज द रेशियो ऑफ द आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट वोल्टेज, यानी आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट वोल्टेज, और दैट वुड बी 50 ओवर 200, 50 वोल्ट 200 मिली वोल्ट, और ये तकरीबन 250 आ। ये चूंकि वोल्ट दोनों रेशो थी तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा गेन का, 250 टाइम्स इसने जो है वो वोल्टेज को इंक्रीज कर दिया। करंट नहीं कर सका क्योंकि करंट इनपुट आउटपुट बराबर थे आपस में, इसलिए करंट एम्पलीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन वोल्टेज एम्पलीफायर ये होता है, वोल्टेज एम्पलीफिकेशन यहाँ पर पॉसिबल है। तो इस तरीके से हम इनको इनकी जो एप्लीकेशन है उनको डिस्कस करते होते हैं। अच्छा, सेकेंडली एक और बात कि हमने बीटा और अल्फा अब डिफाइन कर दी है। बीटा का कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट और आउटपुट करंट की रेशो थी, और ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट और आउटपुट करंट की रेशो थी, और वहाँ पे हमने इसको बीटा एसी डीसी करार दिया था और अल्फा डीसी करार दिया था। कमर्शियल जो आते हैं ट्रांजिस्टर आते हैं उनमें ये एसी और डीसी दोनों के लिए ये सेम होता है, यानी कि जो बीटा की वैल्यू, जो गेन की वैल्यू डीसी में होगी वही वही एसी में होगी। अगर एसी लगा दी जाए इनपुट तो वही वैल्यू एसी के लिए भी होल्ड करती है उसी तरह। इसलिए कमर्शियल जो आते हैं उनकी डाटा शीट के ऊपर ये बीटा ही लिखा होता है, बीटा एसी नहीं लिखा होगा, बीटा डीसी नहीं लिखा होगा, और अल्फा ही लिखा होता है। तो बीटा जो है अब अगर हम डिस्कस करें, क्योंकि किसी भी ट्रांजिस्टर को आप किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट कर सकते हैं, तो बीटा जो है वो कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन से हमने डिफाइन किया था, तो उसमें आउटपुट करंट आईसी था और इनपुट करंट आईबी था, और अल्फा हमने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन से डिफाइन कर ली है, और ये आईसी है और ये आउटपुट करंट आईसी है और इनपुट करंट इसमें आईई है। तो यहाँ से हम बीटा और अल्फा को हम दोबारा इसको डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। तो हमने देखा कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन किस तरह काम करती है, उसकी तमाम फीचर्स क्या हैं और किस तरह से वो वोल्टेज एम्पलीफिकेशन कर सकती है, और क्या किस तरह से उसका सर्किट एनालिसिस होता है। अब हम नेक्स्ट जो कॉन्फ़िगरेशन है, वी आर गोइंग टू डिस्कस common collector configuration, very important configuration, another one common collector configuration। इसको भी समझना बहुत जरूरी है। तो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन जो है
उसमें कलेक्टर को कॉमन रख लिया जाता है। और यहाँ पे मैं सर्किट डायग्राम पहले बना लूँ इसका। दिस कॉन्फ़िगरेशन इज समथिंग लाइक दैट। इसमें हम बिल्कुल कॉमन मीटर की तरह इसको सोचते हैं, देखते हैं, लेकिन इसको रिवर्स कर देते हैं। सॉरी, this is the NPN transistor. This is emitter, base, and collector. Okay. इसको होता यही है कि बेस कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स बाइस्ड. Base collector junction is reverse biased. And base to emitter junction is forward biased. Secondly, output is taken from emitter. Input is supplied at base collector junction. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी आप कह लें कि ये रिवर्स कॉन्फ़िगरेशन है किस्म की, और पहली दो कॉन्फ़िगरेशन से, यानी कि आपने जिसको आप आउटपुट लूप कहते थे वो अब आपकी इनपुट लूप है. और वो रिवर्स बाइस भी है. कलेक्टर उसमें कॉमन है, यानी कि 0 वोल्ट पर चला गया. और एमीटर से आप आउटपुट ले रहे हैं, और जो आपने वो रेजिस्टेंस लगा दी वो एमीटर पे लगा दी. ये आपकी आउटपुट, आपकी लूप है. और ये जंक्शन उसी तरह से आपका फॉरवर्ड बायस है, लेकिन आउटपुट आप इस जंक्शन से ले रहे हैं, यानी आपने ट्रांजिस्टर एक किस्म का रिवर्स कर दिया. तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो कॉन्फ़िगरेशन है इस लिहाज से, और इसका बहुत इम्पैक्ट है जब हम एम्प्लीफिकेशन एक्शन करते हैं. तो इसमें उसी तरह से वी बैटरी इसको कहेंगे, बिकॉज द हाई साइड इज कनेक्टेड टू द बेस. और यहाँ पर ये जो है इसको VEE बैटरी, वी विल कॉल इट VEE बैटरी, बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू द एमीटर. एनालिसिस इसका उसी तरह से होगा. यहाँ पर जो करंट होगा वो IB है, और यहाँ पर जो करंट है that current is IE. IE जो है वो इसका IB जो है that is input current. IE जो है आउटपुट करंट. अगर मैं इसका एनालिसिस करूं, सर्किट एनालिसिस, if I do it circuit analysis, input loop, तो input loop में VBB would be equal to VB plus V B to C, जो कि रिवर्स बाइस जंक्शन है. याद रखिए, रिवर्स बाइस जंक्शन, कोई भी वैल्यू हो सकती है यहाँ पर वोल्टेज की, जो अप्लाई बैटरी और सारे सर्किट के ऊपर डिपेंड करती होगी. रिवर्स बाइस जंक्शन. लेकिन इसकी जो स्पेशल फीचर है वो ये है कि ये रिवर्स बाइस जंक्शन है, उसके बावजूद आमतौर पे बेस करंट बहुत कम होता है. टिपिकली इन कॉमन बेस एंड कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन जो इसके मुकाबले की थी, IB was in microamperes, very small.
but in common collector configuration, इस configuration के अंदर IB is of the order of is in milliampere high value because of collector, क्योंकि इसमें कलेक्टर बहुत ज्यादा करंट दे सकता है, चार्ज कैरियर दे सकता है, तो इस वजह से यहाँ पर करंट बहुत ज्यादा होता है। हालांकि ये रिवर्स कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन इनपुट करंट मिली एम्प्स में होगा। और इसका जो IB करंट है उसको हम फाइंड उसी तरह से कर सकते हैं, करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस के क्रॉस बनने वाली वोल्टेज डिवाइडेड बाय RB प्रिसाइजली अगर हम इसको देखें तो इसमें इनपुट इम्पीडेंस भी शामिल है, और ये टोटल यानी कि आप कह सकते हैं कि इसको आप V अप्लाइड और R टोटल ऑफ द सर्किट, जो भी R टोटल है, क्योंकि उसमें बेस टू कलेक्टर जंक्शन की भी इम्पीडेंस काफ़ी हाई है, रेजिस्टेंस काफ़ी हाई है, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा वोल्टेज ली हुई है, ये रिवर्स बाइस है। अच्छा, और इसमें जो इनपुट इम्पीडेंस है बिल्कुल रिवर्स कॉन्फ़िगरेशन होती है। इनपुट इम्पीडेंस इज हाई, क्योंकि रिवर्स बाइस जंक्शन यहाँ पे कनेक्टेड है जिसने ज्यादा वोल्टेज ली हुई है, तो ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप का मतलब ज्यादा हाई इम्पीडेंस है या हाई रेजिस्टेंस है। तो इनपुट रेजिस्टेंस या इनपुट इम्पीडेंस इज हाई इन कॉमन कलेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अच्छा, अब आउटपुट लूप की बात करते हैं, मल्टीमीटर वाली लूप है, तो आउटपुट लूप दोबारा मैं यहाँ बना लेती हूँ। कलेक्टर इसका जो था वो ग्राउंड था, और एमीटर से हम ले रहे थे वोल्टेज, आउटपुट ले रहे थे, और ये जंक्शन साथ ही साथ पावर बाइस भी था। तो ये बेस टू मीटर में तो वही 0.7 वोल्ट आ रही होगी, जो इसका करंट है वो IE है। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी लूप इक्वेशन लिखूं तो दैट वुड बी V डबल ई, दैट इज V डबल ई, और इसके क्रॉस यहाँ पर VE है, V double E would be equal to V E plus V to E, और जो करंट है आउटपुट करंट इट वुड बी डिपेंडेंट अपॉन VE over RE. VE can also be calculated as IE RE. IE जो है वो इसका आउटपुट करंट है, और इनपुट करंट इसका जो है वो IB है, that is IB, that is output current, और IB जो है that is input current। अच्छा, इस में जंक्शन क्योंकि फॉरवर्ड बाइस है, तो इस साइड वाले डायोड की इनपुट आउटपुट इम्पीडेंस बहुत कम होगी, यानी आउटपुट रेजिस्टेंस इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस इज वेरी लो। इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि इनपुट साइड के ऊपर तो वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा था, लेकिन आउटपुट साइड पर वोल्टेज ड्रॉप कम है, तो वोल्टेज एम्पलीफिकेशन तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन चूंकि रेजिस्टेंस कम हो रही है तो करंट एम्पलीफिकेशन यहाँ पर पॉसिबल है।
तो करंट एम्पलीफिकेशन जो है, क्योंकि पीछे से इनपुट करंट ही मिली एम्प्स में है तो आउटपुट करंट ही कितना ज़्यादा होगा। यू कैन इमेजिन दैट। इट मीन्स के इसमें करंट एम्पलीफिकेशन पॉसिबल है, वोल्टेज एम्पलीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। कॉमन बेस में जो था वो इसके रिवर्स था, वहाँ पर वोल्टेज एम्पलीफिकेशन पॉसिबल थी, करंट एम्पलीफिकेशन पॉसिबल नहीं थी। सो इट मीन्स के करंट एम्पलीफायर बनाना हो तो आप कॉमन कोलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब हम इसकी इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये रिवर्स कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो इसमें आप देखें इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं इसकी होंगी। इनपुट लूप में बनने वाले डायोड की ये वी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। और वहाँ पर जो इनपुट करंट था वो बेस करंट था, क्योंकि कलेक्टर तो कॉमन है, बेस पे लगी हुई है बैटरी। और जो वोल्टेज है यहाँ पर वो बेस से कलेक्टर के दरमियान है। ये वाली वोल्टेज है जिसका जो डायोड वाली जो मतलब जो जंक्शन की जो वोल्टेज है वो VBC है। इसे आर की वाली वोल्टेज को नहीं कंसिडर करें, जंक्शन की वोल्टेज को कंसिडर करें, क्योंकि ये डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये रिवर्स बाइस है तो ये 0.7 तो नहीं होगी, ये कुछ भी वैल्यू हो सकती है। फॉर एग्जांपल 0 है, उसके बाद ये 1 हो सकती है, 2 मे बी 3 हो, 4 हो, 5 हो। इस तरह से मुमकिन है कि एक कर्व जो है वो 3 पे बन जाए, एक 4 पे कोई बन जाए। मतलब जैसे जैसे इसकी वोल्टेज चेंज होगी उस तरह से ये इस तरह से स्ट्रेट कर्व बन जाता है इसका। तो इस तरीके से इसको हम जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। और आई भी जो है ये मिली एम्प्स में होगा। अच्छा, और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो उसमें हम आउटपुट वाली साइड के ऊपर जो कर्व है उसको हम ड्रॉ करते हैं। और वो कर्व वैसा ही होगा जैसा होता है, लेकिन फर्क सिर्फ ये कि एमीटर से आउटपुट ली जा रही है। तो जो जंक्शन का करंट है वो एमीटर करंट के बराबर है, और जंक्शन की जो वोल्टेज है वो VC टू E है, उसी तरह से कलेक्टर से मीटर के दरमियान। फर्क सिर्फ ये है कि मीटर आउटपुट दे रहा है और कलेक्टर कॉमन है, और यही कॉमन मीटर में थी। फर्क सिर्फ ये था कि मीटर कॉमन था और कलेक्टर से आउटपुट ले रहे थे। तो बिल्कुल उसी तरह से इसके कर्व बन जाएंगे। और ये हमारा जो है ना ये एक्टिव रीजन है, इसमें एम्पलीफिकेशन होती है। और यहाँ पे हम डिफरेंट IB की वैल्यू ले सकते हैं। For example, it can be 10 milliampere, something like that. डिफरेंट IB वैल्यू पीछे से इनपुट करंट चेंज करें तो हमें डिफरेंट वैल्यूज मिलती हैं। तो एक्टिव रीजन इसमें इस तरह से ज़्यादा डिस्कस किया जाता है, बिकॉज इसको हम करंट एम्पलीफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं। ओके, तो अब अगर आप इसकी देखें इस सर्किट का जो करंट गेन है, अगर आप उसकी बात करें so that would be input output current over input current। वोल्टेज गेन की तो हमने बात ही नहीं करनी, क्योंकि वोल्टेज गेन नहीं है, सिर्फ करंट गेन है। अच्छा, और IE आपको पता है कि वो इन दोनों के सम के बराबर होता है। इसमें हम पुट कर देते हैं वैल्यू।
over IV. This would be 1, or you can rearrange it like this. Later on you can call it, this is known as beta, so you call it beta plus 1, और बीटा आपको पता है 100, 200, 300 होता है. तो इसी तरह से जो करंट गेन है that is very high, and current gain in common collector configuration is beta plus 1. So this configuration is suitable for current application, current amplification purpose. Okay. अब हमने ये दोनों किस्म के कॉन्फ़िगरेशंस डिस्कस कर ली. कॉमन मीटर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. अब हम इनका एक तीनों कॉन्फ़िगरेशंस का अगर एक तकाबली जायजा लें, यानी इनका एक कंपैरिजन आपस में जनरेट करें, जो कि लेटर ऑन हम साथ साथ इसकी थ्योरी मजीद इस्टेब्लिश भी करते रहेंगे जब हम एम्पलीफायर को एक्चुअली डिज़ाइन करने जा रहे हैं अपने इसमें. तो अगर हम इसका एक कंपैरिजन डिस्कस करें, if we discuss a comparison of all three configurations, BJ transistor, BJT transistor configurations, तो किस तरीके से ये configurations होती हैं. So कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर को हम इकट्ठा कर देते हैं और हम फिर इनको कॉमन, क्योंकि कॉमन एमीटर इनसे थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करती है. वोल्टेज गेन की बात करें तो कॉमन बेस में ये हाई है, इसमें ये लो है, और इसमें मीडियम है. करंट गेन की अगर बात करें तो करंट गेन इसमें लो है, इसमें ये हाई है, इसमें मीडियम है. पावर गेन, कॉरस्पॉन्डिंग पावर गेन VI का जो प्रोडक्ट है वो भी एक में लो है, एक में हाई होता है, और इसमें मीडियम है. अच्छा, आने वाला जो सिग्नल है उसकी फेज भी रिवर्सल होता है, ये हम डिस्कस करेंगे एम्पलीफायर के डिजाइन में. लेकिन यहाँ पे हम इसको डिस्कस कर दें दैट इनपुट आउटपुट फेज, यानी अगर सिग्नल आपने दिया हुआ है तो सिग्नल 180 आउट ऑफ फेज हो जाएगा आउटपुट के ऊपर, या नहीं होगा. कॉमन बेस में नहीं होता, कॉमन कलेक्टर में भी नहीं होता, लेकिन इसमें हो जाता है. इसमें आपको सिग्नल रिवर्स मिलता है आउटपुट पर. बिल्कुल इसी तरह जैसे शीशे में आप अपने आप को देखें तो यू सी अ रिवर्स इमेज, एन अपोजिट इमेज. अच्छा, इनपुट इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस अगर इनको देखा जाए तो कॉमन बेस की लो होती है, कॉमन कलेक्टर की हाई होती है, और ये जो है इसमें मीडियम होती है, ना बहुत हाई होती है ना बहुत लो होती है. और आउटपुट इम्पीडेंस की अगर बात करें या रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो वो अपोजिट है, इसमें हाई है, इसमें लो है, इसमें वो भी मीडियम है. तो अब आपको यहाँ से पता चल रहा है कि इनमें से कौन सा जो है वो वोल्टेज एम्पलीफायर है, कौन सा इनमें से जो है वो जिसका वोल्टेज गेन ज्यादा है वो वोल्टेज एम्पलीफायर है. यानी कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन वोल्टेज एम्पलीफिकेशन. स्विचिंग, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन. कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन जो है दैट इज सूटेबल फॉर करंट एम्पलीफिकेशन, करंट एम्पलीफायर बनाने के काम आती है.
और इसके अलावा ये स्विचिंग में नहीं इस्तेमाल करते, बल्कि इसकी एक और भी एप्लीकेशन होती है जिसको हम इम्पीडेंस मैचिंग कहते हैं। तो लेटर ऑन आई विल समवेयर डिस्कस इट, इम्पीडेंस मैचिंग क्या होती है। इसी तरह से कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन जो है, ये कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली एम्पलीफायर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल होती है, क्योंकि ये ना सिर्फ मीडियम वैल्यूज़ की वजह से ये करंट, वोल्टेज और पावर एम्पलीफिकेशन तीनों ये कर सकती है। ये इसका मेन मकसद है। अच्छा, अब कुछ एंड पे आई विल डिस्कस फ्यू यूजफुल इक्वेशंस, जिसमें हम रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे बिटवीन अल्फा एंड बीटा, अल्फा पैरामीटर एंड बीटा पैरामीटर ऑफ अ ट्रांजिस्टर। तो इन दोनों को हम एक दूसरे की टर्म्स में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, we know that beta is IC over IB and alpha is IC over IE, जबकि IE जो है that is IC plus IB। तो इस इक्वेशन से अगर हम देखें, we can calculate the value of IE which is IC over alpha, और इसको यहाँ प्लग इन कर देते हैं इस इक्वेशन के अंदर। If you plug in, it would be IC over alpha, IC प्लस इसी तरह से यहाँ से हम ले सकते हैं IB की वैल्यू विच इज IC ओवर बीटा, वी कैन राइट इट IC ओवर बीटा। तो आपने देखा कि इस इक्वेशन को हमने कंप्लीटली IC की टर्म्स में लिख लिया है, एंड IC को हम एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ से, कैंसल आउट, which is cancelled out 1 over beta, or by rearranging this equation we can have something like that, beta plus 1 over beta 1 over alpha. It means that we can write it alpha is equal to beta over beta plus 1. Similarly, we can prove that beta is equal to alpha over 1 minus alpha. इसी तरह से हम इसको भी इसकी टर्म्स में लिख सकते हैं, बीटा को अल्फा की और अल्फा को बीटा की टर्म्स में हम लिख सकते हैं। इसी तरह से एक और छोटी सी एक्सरसाइज, we can have another equation that is IE is equal to IC plus IB, and we can also write it like this, beta IB by introducing beta, and from here we can calculate it into IE in terms of IB, beta plus 1 IB. Similarly, we can also prove that we can write IC in terms of IB, that is IE equal to IC plus IB, that is alpha IC equal to IC plus IB, and from here we can rearrange the equation and write IB in terms of IC. So ये कुछ important result थे। तो today we have discussed rest of the configurations, कॉमन कोलेक्टर, कॉमन बेस, उनके एम्पलीफिकेशन एक्शंस, उनकी जो एप्लीकेशंस हैं, और उनका एक कंपैरिजन आपस में कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन को इंक्लूड करते हुए, प्लस हमने आज ये कुछ इंपॉर्टेंट छोटी छोटी रिलेशंस थी जो कि हमें काम आती हैं काफ़ी न्यूमेरिकल्स वगैरह करने में, तो इनको आज हमने डिस्कस किया है।